टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी में आज हम देखने वाले हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, साथ में ही हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने वाले हैं और विंड एनर्जी भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कई बार राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड द इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है। हमने देखा है कि टिल द टाइम कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोयले का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, इनका इस्तेमाल करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट देखे थे। लास्ट क्लास में न्यूक्लियर फ्यूल्स का इस्तेमाल, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली इसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट जो है वो निगेटिव होता है। जैसे हम बात करें कि फॉसिल फ्यूल की या फिर कोल, नेचुरल गैस, ये जब जलते हैं तो काफ़ी सारे गैसेज जनरेट होते हैं, इमिशंस ऑफ सर्टन गैसेज जनरेट होते हैं, कार्बन पार्टिकल जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन होगा। हम जानते हैं अगर कोई कंबशन अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो जिसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। ऐसे ही अगर एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अगर बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम लोगों ने ये जनरेट हुआ, ये भी देखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग उसी का ही एग्जाम्पल है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होता है बर्निंग फ्यूल जब जमता है तो, और जिसके थ्रू आप जानते हो कि एसिड रेन, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। स्वीट पार्टिकल्स मतलब जो कार्बन जो है वो जनरेट होने से अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी डैमेज हो सकती है, जिसके थ्रू अस्थमा, नॉट ओनली दैट जान भी जा सकती है। दूसरा अगर देखें तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल कोयला है या फिर क्रूड ऑयल है या फिर नेचुरल गैस जो है सीएनजी, एलपीजी, इनको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल लगते हैं हम बोल सकते हैं। और ऐसे समय पे उनका स्टॉक लिमिटेड है ना। तो हम अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, कोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, तो आने वाले 200, 250 के करीब ईयर्स में ये स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिटेड है ये। और तीसरा जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमने देखा था कि न्यूक्लियर प्लांट्स में यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है स्टूडेंट्स। तो ये डेंजरस भी है क्योंकि उनको सॉर्टिंग करना, उसको स्टोरिंग करना इतना ईजी नहीं है। उसका जो वेस्ट है उनको डिस्पोज करना, न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी एक डेंजरस है। उसके कारण कई सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है और जिसके थ्रू अब हमें सोचना है कि ऐसा एनर्जी जनरेशन प्लांट जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ओके, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कौन से हो गए? तो ऐसे प्लांट जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे वाटर रिजर्वर, पानी को स्टोर करके फिर बनाया जाता है, या उसके बाद एयर जो है, उसके बाद सनलाइट है, बायोफ्यूल्स है, ये सब एग्जांपल्स है। ये सब सोर्सेस का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट की जाती है, जिन्हें इको फ्रेंडली एनर्जी कहा जाता है। उन्हीं को ही ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये सभी जो प्रॉब्लम टिल द टाइम मैंने डिस्कस किया, पोल्यूशन हो सकता है, हेल्थ के लिए डेंजरस है, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, उसके बाद लिमिटेशंस है, उनका स्टॉक लिमिटेशन है, ये सब प्रॉब्लम्स उसमें नहीं रहेगी क्योंकि कुदरत से ये चीज़ें हमें मिली हुई है, तो जिसके थ्रू कोई भी हानि नहीं है। तो ऐसे सोर्सेस का हम इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी जनरेट करेंगे, जिसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी कहा जाता है। उसे कॉमनली ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ग्रीन एनर्जी ही हमारे लिए सुखदायक है बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने वाले हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल आप जानते हो, कई जगह आप लोगों ने श्रीशैलम अगर गए होंगे आंध्र प्रदेश में, वहाँ ये डैम है जहाँ पानी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डैम में पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, पानी को स्टोर किया जा रहा है मतलब क्या है, उसके अंदर पोटेशियम एनर्जी है और फिर वो पोटेशियम एनर्जी, पानी जो स्टोर है, उसको फ्लो किया जाता है। तो वो क्या होगा, उनको मोशन मिल जाएगी, है ना, जिसके थ्रू वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा पानी, और फिर उसका इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। तो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट जो है, इसी में पावर जो स्टोर मतलब पानी स्टोर है डैम में, पोटेशियम एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस को दी जाती है। टरबाइन के जो ऑटोकैन से प्लेट जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जो है जनरेटर को दिया जाता है। जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और फिर
हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस तरह से ये सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है। डिफरेंट स्टेजेस यहाँ 5.1 में 15 में दिए हैं कि पानी स्टोर्ड होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। वो पानी फिर बहता पानी टरबाइंस की तरफ जाएगा जिसके थ्रू टरबाइंस घूमेगा। बहता पानी मतलब काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद वो हम जनरेटर को देंगे और उसके बाद वो हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें, अगर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वाटर में है जो स्टोर्ड पानी है। बहता जो पानी है वो काइनेटिक एनर्जी है। टरबाइंस घूम रहे हैं मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है। और लास्ट में आउटपुट के रूप में हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कि 5.17 एक प्लांट की डायग्राम दी है। प्लांट की डायग्राम तो आपको निकालने को नहीं आती, लेकिन यस उसका बेसिक फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो कि ये डैम है, डैम के वॉल के पीछे पूरा जो पानी जो है वो स्टोर किया जाता है स्टूडेंट्स। वहाँ ABC ये जो पोजीशन दिख रही है वहाँ सब पानी है। ठीक है, उसमें स्क्रूइड्स गेट जो होते हैं वो दरवाजे जैसे है। जब भी पानी छोड़ना है तो उसको ओपन किया जाता है, पानी छूटेगा। यहाँ A से अगर पानी छूटेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। C से करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। इसलिए एवरेज B जो पोजीशन है वहाँ से गेट नियर बाय लगाए गए हैं सो दैट पानी वहाँ से फ्लो हो। जैसे वो प्रवाह पानी का फ्लो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में एनर्जी हो जाएगी। टरबाइंस जो है वो गोल घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। टरबाइंस कनेक्टेड है जनरेटर के साथ में और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और वो फिर रिस्पेक्टिव टावर लाइंस को जाएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स है। इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे स्टूडेंट आपको। एडवांटेज पहले हम शेयर करें कि यहाँ कोई एक पर्टिकुलर फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये नेचुरल सोर्स है पानी, तो जिसके थ्रू पोल्यूशन का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा जो है कि जब भी पानी अवेलेबल है डैम में उस समय हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम जानते हैं कि पानी मतलब डैम अगर खाली भी हो गया तो रेनी सीजन जब आएगा फिर से वो भर जाता है, तो फिर से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेज है, लेकिन फिर भी कुछ दुष्परिणाम डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट्स इसके हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि जहाँ ये पानी को स्टोर किया जाता है डैम में, उसके सराउंडिंग का जो विलेज है, टाउन्स है, वो एरिया है, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम आई मीन टू से कि रिगार्डिंग और ज़्यादा व्हाट कैन से रिहेबिलेशंस जो है, वहाँ के लोग जो है उनको दूसरी जगह शिफ्ट हमें करना है। ठीक है ना, वहाँ की जो जगह जो है वो फॉरेस्ट जो है या फिर वो जो भी लैंड है वो उनकी फर्टिलिटी जो है कहीं ना कहीं वहाँ कम हो जाती है, सराउंडिंग के जो डैम के सराउंडिंग में जो एरिया है। और दूसरा जो है कि डेफिनेटली हम पानी को रोक रहे हैं, बहता पानी, और उसको हम रोक रहे हैं बिकॉज ऑफ द मैन मेड एक्टिविटी डैम जो है ये, है ना। तो जिसके थ्रू व्हाट कैन से कि वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिश हो सकता है, एक्वेटिक लाइफ है, डेफिनेटली उनके ऊपर उनका इफेक्ट्स होगा। तो ये ड्रॉबैक्स है। तो ये ड्रॉबैक्स को देखते हुए हम एक फिर से एक नया एनर्जी पावर प्लांट देखेंगे कि उनका नाम है विंड एनर्जी। ये विंड एनर्जी में बेसिक जो है ये हवा, ये मतलब बहती हवा जो है ये बेसिक रिसोर्स है। ओके, तो ऐसा बात नहीं मतलब हम लोग कई बार पानी को लिफ्ट करना है या फिर आप लोगों ने फ्लोर मिल्स में इस तरह का काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पवन चक्की औरंगाबाद में आज भी है वो, है ना। तो वो पवन चक्की इज़ नथिंग बट द विंड एनर्जी ही है। तो उसमें क्या किया जाता है कि विंड एनर्जी, यहाँ एनर्जी जनरेट करने के लिए बेसिक जो सोर्स है वो हवा, बहती हवा, विंड एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जो हवा जो है, बहती हवा है मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो करते हैं उन्हें विंड टर्बाइंस कहा जाता है। डेफिनेटली उनके ऊपर ब्लेड्स होते हैं, हवा जो है उनके ऊपर स्ट्रिक हो जाएगी और जो उसके थ्रू ब्लेड जो है वो रोटेट होना स्टार्ट किया जाएगा। टर्बाइंस को जो एक्सेल है, टर्बाइंस का जो एक्सेल है वो जनरेटर को कनेक्टेड किया है थ्रू व्हाट, थ्रू द गियर बॉक्स के थ्रू। और गियर बॉक्स का फंक्शन ही ये है कि नंबर ऑफ रोटेशंस को वो बढ़ाए, जितना रोटेशन ज़्यादा होगा उतना एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी। तो इस तरह से ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। डायग्राम देखोगे, सिस्टमेटिक विंड मिल की डायग्राम यहाँ दी है। ब्लेड्स है जो कि इस टर्बाइंस के है, ब्लेड्स गोल गोल घूमेंगे। उसके बाद है शॉफ्ट के माध्यम से गियर बॉक्स मीडियम में है। उसके बाद जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ
प्रोसेस फ्लो चार्ट अगर देखते हैं तो देखो 5.19 में दिया है प्रोसेस फ्लो चार्ट। और सबसे पहले विंड एनर्जी, हवा जो है बहती हवा वो एक हाई वेलोसिटी के साथ में फ्लो हो जाएगी, जिसके थ्रू बड़े बड़े जो ये है पिंस है या फिर ब्लेड्स हम बोलते हैं, वो टरबाइंस के गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। वो टरबाइंस जनरेटर को कनेक्टेड की गई है गियर बॉक्स के माध्यम से, और उसके थ्रू फिर हमें जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो रोटेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जिसके थ्रू हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की अब बात करें तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ 5.21 फिगर में आपको दिया है। क्या है, हवा जो है बहती हवा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद टरबाइंस घूम रहा है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो जनरेटर रोटेट हो रहा है, जनरेटर जो घूम रहा है, आउटपुट एनर्जी जो दे रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी मतलब बहुत सारे ऐसे विंड टरबाइंस आज भी मौजूद है ना। तो औरंगाबाद में जैसे मैंने बोला पवन चक्की, ये भी एक उसका एग्जांपल्स है। तो उनकी जो रेटिंग होती है वो 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट्स इतनी कैपेसिटी वाले विंड पावर जो है आज भी अवेलेबल है। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए यस इम्पोर्टेंट ये है कि हवा जो है बहती हवा वो फ्लो होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो विंड वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी अगर अवेलेबल है तो उस समय वो उसको इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। डेफिनेटली उसमें कई अदर जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, लेकिन नॉर्मली समुंदर की जो सराउंडिंग की जो हवा होती है समुंदर के करीब वाली, है ना, सी शॉवर जिसे हम करेंगे, वो बेस्ट प्लेस होती है जहां हम विंड टरबाइंस इंस्टॉल करें, क्योंकि हम जानते हैं विंड एनर्जी जो है ये क्लीन सोर्स है ना। और इस कारण से, लेकिन वही बहती हवा, क्योंकि आज बड़े बड़े ये बन चुके हैं बिल्डिंग्स है, टावर्स है, जिसके थ्रू बहती हवा मिलना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, जिसके कारण ये विंड एनर्जी जो है ये लिमिटेड सोर्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने 2 टाइप के एनर्जी सोर्स देखे। ओके, सबसे पहले 2 एनर्जी जनरेशन और इको फ्रेंडली एनर्जी क्या होता है, उसके 2 एप्लीकेशंस, दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साथ में विंड एनर्जी देखा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।